Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the next lecture of current electricity. बेटा इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट? एंड आज की क्लास में बेटा हम लोग ओम्स लॉ के आगे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम देख चुके हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, ऐसे कई सारी थ्योरेटिकल टर्म्स देखी थी, राइट? अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करता है. फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लाइक सीरीज, पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ओवरव्यू फॉर द क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड. बेटा अच्छे से समझते हुए चलना, राइट? इंपॉर्टेंट क्लास है जैसे कि मैंने कहा. देखो हम बात करने जा रहे हैं बेटा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. ठीक है, उन फैक्टर्स की जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा ऑफ अ पर्टिकुलर कंडक्टर. बोले ठीक है सर. इसमें बेटा सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है दैट इज डायमेंशंस. ठीक है, कि डायमेंशंस पे डिपेंडेंसी कैसे होती है, बहुत आराम से समझना है. ठीक है, बहुत आराम से. जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं. ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 बेटा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे है ना, दैट रेजिस्टेंस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज रो एल डिवाइडेड बाय ए, करेक्ट, विच कैन फर्दर बी रिटन एज रो एल, और बेटा एरिया की जगह अपन लिख सकते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर. यहाँ पे L का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड R का मतलब है रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. तो जहां तक डायमेंशंस की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो डायमेंशंस की टर्म में अगर देखते हैं तो ये वो पार्ट है जिसके ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है. अब इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट अलग अलग बन जाते हैं, ध्यान से समझना. ये जो पॉइंट है इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट बनता है बेटा, है ना, कटिंग ऑफ कंडक्टर्स. कटिंग, ठीक, यानी किसी कंडक्टर को कट करके उसकी लेंथ हाफ कर दी, 1/4 कर दी, 1/3 कर दी, तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा. तो ऐसे केस के अंदर बेटा अगर अपन बात करते हैं तो जो R है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाएगा, L पे, या इनवर्सली किस पे डिपेंड कर जाएगा, एरिया पे, या इनवर्सली डिपेंड कर जाएगा स्क्वायर ऑफ रेडियस के ऊपर. कहने का मतलब बेटा ये है यहां पर कि अगर हम R की बात करते हैं तो वी कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू L. तो जब मैं कट कर रहा हूं, है ना, या मैं एरिया को सेम रख रहा हूं, तो दोनों एक ही बात हो गई. भाई कटिंग करते वक्त एरिया तो चेंज होगा नहीं, केवल लेंथ चेंज होगी, इसलिए केवल और केवल किस पे डिपेंड कर जाएगा, लेंथ पे डिपेंड कर जाएगा. अगर मैंने किसी तरह से ऐसा फैब्रिकेट किया कि लेंथ सेम रख ली, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा R जो है वो 1/a पे डिपेंड करेगा या 1/r के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा. यानी इसमें ना दो हिडन कंडीशन है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है. पहला, यहां पर एरिया को हमने समहाउ सेम रखा हुआ है, करेक्ट. सेम वे बेटा यहां पर हमने लेंथ को समहाउ क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है. यानी अगर लेंथ सेम है तो मैं कह सकता हूं कि ये किस पे डिपेंड कर जाएगा बेटा, 1/a पे, करेक्ट. इसी तरीके से अगर एरिया सेम है तो मैं कह जाऊंगा किस पे डिपेंड कर जाएगा, L पे. आपको लग रहा होगा सर ये तो इतनी छोटी सी बात है, भाई दिखती सी बात है, रो L/a है, मतलब L पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/a पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है बेटा? बिकॉज ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज करके इसको बढ़िया सवाल बना सकते हैं. कैसे, मैं समझाता हूं. देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कह देता, पॉइंट नंबर 2, मैं ये कह देता कि कटिंग की जगह, है ना, ये नया कंडक्टर बनाने की जगह लेट्स से हम कौन सा पॉइंट यूज कर ले, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग मतलब मैंने कंडक्टर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया. अब जब स्ट्रेच करोगे, करेक्ट, तो बेटा एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यानी ये जो एरिया सेम वाली बात है वो वैलिड नहीं होगी, इसलिए ये R प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं होगा. इन दैट पर्टिकुलर केस देखो क्या होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा यहां पर R जो है वो हम लिखेंगे पहले रो L/a, और इसको हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. बोले सर ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं. जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तब एरिया इंटू लेंथ यानी कि वॉल्यूम वो तो फिक्स ही रहेगी, जितना मटेरियल था उतना ही था. मतलब अगर खींच भी देंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या रहती है, सेम रहती है, और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन गया. जैसे ये कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कि भाई यहां से तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर गया, L² पे डिपेंड कर गया. क्या बात समझ में आती है? यानी यहां से बेटा जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, R प्रोपोर्शनल टू L².
समझ में आती है बात? यानी पहले R प्रोपोर्शनल टू L था, तो अगर आपने किसी को कट करके लेंथ आधी कर दी तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को खींच के लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा, डबल का स्क्वायर यानी कितना 4 टाइम्स हो जाएगा। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बोले ठीक है सर, ध्यान दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा इसमें भी बेटा एक चीज़ और ध्यान देना है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। वो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि अगर मान लो इफ परसेंटेज चेंज, ऑफ कोर्स किसके अंदर, लेंथ के अंदर, इज लेस देन 5%, है ना। अब ये देखो बेटा एरर का पार्ट है, याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अब याद कर लेना। अगर ये 5% से कम है तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज L। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई आपने 5% से कम चेंज किया, जैसे बोलेगा कि लेंथ को खींच के 2% बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट 2 टाइम्स ऑफ दैट, यानी कि 4% बढ़ जाएगा। पर अगर इसी की जगह ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इसी की जगह मुझे बोल दिया गया कि भाई इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 5%, परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर बेटा आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ध्यान देना, ऐसे केस के अंदर अपने को लिखना पड़ेगा R फाइनल अपॉन R इनिशियल इक्वल टू L फाइनल अपॉन N इनिशियल का स्क्वायर। इसे कहते हैं बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। तो अपने को यह ध्यान देना पड़ेगा कि क्या गिवन है। अगर परसेंटेज चेंज बढ़ा है, जैसे बोले खींच के लेंथ को डबल कर दिया, तो आपको यहाँ L फाइनल की जगह 2L लिखोगे, नीचे L लिखोगे, 2L बाय L में L कट के 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, मतलब रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया। करेक्ट। ये तब इस्तेमाल करना है जब परसेंटेज चेंज क्या हो बेटा ज्यादा। इसी की जगह अगर क्वेश्चन में मुझे बोल देता कि नहीं आप तो एक काम करो, खाली लेंथ को मैंने 1% बढ़ाया खींच के, रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो फिर इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली यूज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज। यानी यहां पर बेटा अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है बेटा? मैं बस यही चीज़ आपको कह रहा था कि ये होता बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस डाले जा सकते हैं और डाले जाते हैं, इसलिए इस पर इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत आ रही है। तो अब आप शुरू से एक बार अच्छे से समझ लेना, अभी इसमें एक पार्ट और बाकी है बाय द वे। अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी एक कंडक्टर है और मैं बात करूँ सबसे पहले कटिंग वगैरह की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, करेक्ट, और रेडियस के स्क्वायर इनवर्स। अगर इसी की जगह स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा दी गई, ठीक है, तो इन दैट केस R विल बी प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, करेक्ट। इसके अंदर अगर परसेंटेज चेंज 5 से कम है तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। उसी की जगह अगर ये 5% से ज्यादा है देन यू विल हैव टू यूज प्रोपोर्शनैलिटी, यानी R फाइनल बाय R इनिशियल इक्वल टू L फाइनल बाय L इनिशियल का स्क्वायर। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट बेटा? तो एक बार मेरे हिसाब से तो आपको कॉपी कर लेना चाहिए, एक बार ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लो पॉइंट्स बना के, फिर इसमें मैं एरिया वाला पॉइंट भी एट द एंड ऑफ द डे वो लिख देता हूँ, ठीक है। एंड वंस इट इज डन फिर अपन अगले फैक्टर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलो तो एक बार के लिए कॉपी करो बेटा, पॉज करके ना, मैं आगे बढ़ता हूँ ना, आप अच्छे से समझते हुए कॉपी करना। देखो बेटा, जैसे तो मैं कह रहा था ना कि सेकंड एक और पॉइंट अपना रह रहा है, तो अपन वो भी देख लेते हैं। इसी के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 था उसी का बी पॉइंट, कि अगर मैं रेजिस्टेंस की फिर से बात करूं तो आई कैन राइट इट एज रो एल बाई, करेक्ट। अगर मान लो किसी तरीके से वॉल्यूम को सेम रखते हुए एरिया को आधा कर दिया या डबल कर दिया, करेक्ट, जैसे मान लो खींचा और बोला कि एरिया हाफ हो गया, अब बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए बता रहा हूं। तो मैंने कहा इन दैट केस आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करो बेटा, एरिया से। आप बोलोगे इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा ये कि बेटा देखो यहाँ पे L इंटू ए क्या बन गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। रो ऑलरेडी क्या है, सेम। इसका मतलब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी क्या 1/a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और अगर एरिया का स्क्वायर है तो इसका मतलब रेडियस पे डिपेंडेंस बेटा कितना हो जाएगा कंडक्टर का, पावर 4। समझ में आ गई बात? तो जैसे R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर हुआ। क्लियर?
सो बेटा दिस इज हाउ हम एरिया की बात कर सकते हैं। इसमें भी वो की वो सारी की सारी कहानी आ जाएगी कि अगर मुझे बोला जाए कि भाई परसेंटेज चेंज लेस देन 5% है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं परसेंटेज आर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ए, और आई कैन राइट माइनस 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज स्मॉल आर। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि परसेंटेज कम है चेंज, जैसे बोल दे भाई खींच के जो एरिया था वो 1% कम हो गया, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो -2 इंटू परसेंटेज है, यानी 2% विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का काम क्या है बेटा, नेगेटिव साइन का काम यह है कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, राइट। तो ये नेगेटिव साइन बस वो शो कर रहा है। सो द सेम वे जैसे हमने परसेंटेज एल को जोड़ा था वैसे यहां पे जोड़ दिया। इसके अंदर भी बेटा सेम चीज लागू होगी। अगर यहां पर भी बोल दिया गया कि भाई आप तो परसेंटेज चेंज जो है अगर वो 5% से ज्यादा हो तो बताओ, तो इन दैट केस यू कैन राइट आर फाइनल बाय आर इनिशियल इक्वल टू, इनवर्सली है ध्यान देना, इसलिए ए आई बाई ए एफ का स्क्वायर, या फिर आई कैन राइट इट एज आर आई अपॉन आर एफ का पावर 4। समझ में आती है बात। सो बेटा दिस इज हाउ इट कैन बी कंसिडर्ड। क्लियर। तो जैसे अपन ने लेंथ के लिए देखा था, सेम चीज अपन एरिया या रेडियस के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है। अब बेटा देखो इसमें ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे आपको वैल्यू दे देगा, डेटा दे देगा कि भैया ऐसा हो गया तो बताओ क्या होगा, ठीक है, ये हो गया तो बताओ क्या होगा। मतलब लेंथ खींच के 3 टाइम कर दी, 2 टाइम कर दी, 1.5 टाइम कर दी, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। उसको 3% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, रेडियस को 2% कम कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, राइट। ये आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके मॉड्यूल्स में भी मिलेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से एक बार इसको और कॉपी कर लो, देन यू डायरेक्टली पुट दी वैल्यूज, है ना। आपको बहुत आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी 1% भी। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो एक बार के लिए इसको कॉपी कर लो, है ना, ठीक से अच्छे से। अगर अपन चाहें तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा छोटा करके मैं तुमको ना एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तुम पहले ये कॉपी कर लो, एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको एक बार सॉल्व करके देख लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अगर अपन अगले फैक्टर पे चल लेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने को, ठीक है, राइट। तो आप कॉपी करो पहले, फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अच्छे से कॉपी कर लो बेटा। मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप उसको ट्राई करना। ठीक, हमने क्या किया बेटा, एक कंडक्टर लिया और उसको स्ट्रेच किया, राइट। अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, a conductor stretched such that, है ना, such that, ध्यान से सुनना। पहले पार्ट में तो बोला बेटा लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%, और बी पार्ट में लिखा है L becomes 2 times। ठीक, और अपने को क्या बताना बेटा, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये बोलने की बेटा अलग से जरूरत नहीं है कि वॉल्यूम सेम है, ये स्ट्रेच्ड वर्ड ये कहने के लिए काफी। तो कीवर्ड अपना हो गया कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं। पहले केस में बेटा लेंथ बढ़ तो रही है, लेकिन कितने परसेंट से, 1%, लेस देन 5% वाला अप्लाई करना, और दूसरे वाले में कह रही कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करना। शायद हो सकता है इसको सॉल्व करने में हल्की फुल्की दिक्कत है आपको आंसर में, करेक्ट। तो एक बार के लिए अब यहाँ पे पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लो अच्छे से, फिर ट्राई करने के बाद इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। एक बार पॉज करके कॉपी करके अच्छे से ट्राई कर लो, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना बेटा। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं सोल्यूशन के साथ, आप ट्राई करो, है ना। देखो बेटा हम बात करते हैं सोल्यूशन की। तो पहला जो केस है ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, लेस देन 5% वाला है। तो ऐसे केस में तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज आर इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एल। बोले यस सर। यहां पर बेटा 2 तो 2 ही रहेगा, और लेंथ में कितना चेंज आया, 1%, वो भी इंक्रीज करिए, यानी +1। अगर ये डिक्रीज करती तो मैं -1 डालता,
तो ये बन जाएगा बेटा इफेक्टिवली +2%। मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और कितना परसेंट बढ़ेगा, 2%। आई एम श्योर ये तो आपका सबका ही सही होगा, है ना। अब दूसरे को ध्यान से सुनना, प्रोपोर्शनैलिटी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें ना मैंने जनरली देखा है बच्चों को दिक्कत आती है, तो अच्छे सुनना, सिंपल है। जबकि कह रहा है कि लेंथ डबल हो गई। हमने पढ़ा था बेटा ऐसे केस में आर फाइनल बाय आर इनिशियल इज एल फाइनल बाय एल इनिशियल का स्क्वायर, करेक्ट। एल फाइनल बेटा देखो अपने पास कितनी दे रखी है, ट्वाइस, खींच के डबल कर दिया है, यानी कि ये बन गई है 2l, एक्चुअल में कितनी थी l, और साथ में क्या इसका स्क्वायर। यहां से अगर देखते हैं तो बेटा देखो l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, यानी इतना तो श्योर हो गया कि आर फाइनल इज 4 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। ये ज्यादातर बच्चों का निकल जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परसेंटेज चेंज में देखो क्या गलती करते हैं बच्चे, यहां से बोलते हैं 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब 400% इंक्रीज। बेटा 4 टाइम्स हो गया, कहां से, आर से, जितना था उसका 4 टाइम्स हुआ, यानी पहले आर था तो अब कितना हुआ, 4r, तो बढ़ा कितना, 3r। इस पे ध्यान देना, यानी कि पहले देखो मैं और अच्छे से आपको लिख के बता देता हूं, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। पहले ये रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, r, और ये r बढ़ के बेटा कितना हो चुका है, 4r। इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट जो आया होगा वो इंक्रीमेंट बेटा कितने का आया होगा, 3r। क्या यही डेल्टा आर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यानी कितना बढ़ा, 3r बढ़ा। अगर 3r बढ़ा तो ये 3 टाइम्स बढ़ गया, r था 3r बढ़ गया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ गया। 3 टाइम्स बढ़ गया मतलब 3 गुना। 3 गुना को बेटा परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 300%। समझे बात को। तो कोई भी ऐसे सोचा मेरे पास 100 रुपए है और अभी 200 रुपए हो गए, तो डबल हो गए। 100 रुपए थे, कितना परसेंट बढ़ा, 100% बढ़ा, जितना था उतना और बढ़ा, तब जाके 200 हुआ, करेक्ट। तो वैसे ही अगर कोई चीज आर है और उसका 3 गुना बढ़ गई तो मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। बात समझ में आती है, कोई डाउट इसके अंदर। तो बेटा इस पे थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है, ये 9th-10th में काम आती है, लेकिन मैंने जस्ट बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बहुत बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो मुझे लग रहा है मुश्किल नहीं है। तो एक बार अच्छे से इस पूरे एग्जाम्पल को कॉपी करके, स्पेशली ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है इसको नोट करके, और फिर अगले फैक्टर पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करो आप तो, ठीक है। अच्छे से समझ के कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बेटा अपन चलते हैं अगले फैक्टर पे। अगला जो अपना फैक्टर है ना बेटा वो है टेम्परेचर। अगला फैक्टर अपना क्या है बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। तो अब अपने को देखना है कि टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी क्या है। इसमें देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बहुत बच्चा गलत करता है, मैं आपको पहले बता देता हूं होता क्या है। आप ऐसे समझो कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 जिस पे हमको ध्यान देना है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे दिमाग में फिक्स आता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन बेटा वो जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस ऑफ अगर कंडक्टर है तो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस किसका, कंडक्टर। ये कंडक्टर बेटा हमारा कीवर्ड है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बात करूंगा तो वो बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई पूछे सर ऐसा क्यों, भाई रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। तो जब फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा जो पॉजिटिव आयंस बच जाते हैं वो हो गए, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो फास्ट वाइब्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकरा जाता है और उसको ज्यादा हिंड्रेंस मिलता है। इट जस्ट लाइक कि कोई चीज धीरे धीरे बॉल ऊपर नीचे जा रही है और अपने को पास करना हो तो ये इजी है, लेकिन फास्ट जा रही होगी तो टकराने के चांसेस ज्यादा है। इस वजह से हिंड्रेंस बढ़ जाती है और इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है फॉर कंडक्टर स्पेसिफिकली, दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। लेकिन अगर इसी की जगह बेटा मेरे पास सेमी कंडक्टर हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर्स की अगर बात करूं तो वो क्या होता है बेटा, कम हो जाता है।
बात समझ में आती है? यानी कि अगर अपन बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रेदर देन इंक्रीजिंग। तो कई बार स्टेटमेंट आ जाता है और अपने दिमाग में फिक्स होता है, क्योंकि अभी तो अपन कंडक्टर पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मिसमैच आ जाता है और हमें लगता है टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, जबकि फैक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ा, ऑफ सेमीकंडक्टर इट विल डिक्रीज फॉर श्योर। और उसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन आती है बेटा वो अपने पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड थ्योरी से आती है, तो उसको तब की तभी देखेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? आई एम श्योर बेटा ये दोनों पॉइंट एकदम 100% क्लियर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, विल हैव टू पे लॉट ऑफ अटेंशन टू इट। करेक्ट। दूसरा सवाल उठता है कि अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर की, अब कंडक्टर पे आ जा रहे हैं वापस, तो ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर जो बढ़ता है उसको मैथमेटिकली कैसे असेस कर सकेंगे? तो उसके लिए बेटा देखो अपने पास एक्सप्रेशन है कि R जो फाइनल होता है दैट इज R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर बेटा R0 का मतलब हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस, ये आप लिखोगे अपनी लैंग्वेज में। यहां पे अल्फा का मतलब हो गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि ये जो डेल्टा टी है ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में रखा जा सकता है। अगर आपने थर्मल प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां बहुत क्लियरली ये बताया जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे से आप टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाओ या 20 केल्विन, वो दोनों डेल्टा टी क्या है, डिग्री और केल्विन दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम नहीं खराब करना, चलो अच्छा डिग्री है पहले केल्विन में कन्वर्ट करें फिर डिफरेंस ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। ठीक है, तो दिस इज एक एक्सप्रेशन कि आपको अगर T इक्वल टू इनिशियल पे रेजिस्टेंस R0 पता है तो उसके 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर इसी में से बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके R0 को इधर ले लूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा R इक्वल टू R0 एल्फा डेल्टा टी। ये काफी कॉमनली यूज होता है बेटा। आपको बोलेगा कि 10 डिग्री पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, 20 डिग्री पे रेजिस्टेंस 1.2 ओम है, अल्फा बताओ जरा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं इसे यूज करूंगा। भाई 1 ओम से कितना बढ़ गया, 1.2 ना, मैं लिख के दिखाता हूं तुमको, ऐसे तो तुमको दिक्कत आएगी। तुम ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं 1 ओम था 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, अब ये 1.2 ओम हो गया, ठीक है, लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और हमसे बोला गया कि इस डेटा की हेल्प से आप बताओ कि अल्फा कितना होगा। तो मैं कह रहा हूं 1.2 माइनस 1 डेल्टा आर आ गया, 0.2 यहां रख दो, 15 माइनस 10 5 डेल्टा टी यहां पे रख दो। करेक्ट, R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस वो आपके पास कितना दे रखा है 1 ओम। तो आपको R0 1 पता है, आपको डेल्टा टी 5 पता है, आपको डेल्टा आर 0.2 पता है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्फा। यहां से अल्फा निकल के आ जाएगा। समझे बात को? तो ये इस तरह के बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना कि इक्वेशन कैसे यूज कर रही है तो इट विल बी वे इजी। तो मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया इसके लिए। क्या बात समझ में आती है बेटा? क्लियर? तो अगर ये एकदम अच्छे से क्लियर है तो इसी के साथ साथ एक पॉइंट और बस ऐड कर लेते हैं कि अगर कभी रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी आ गई तो परेशान नहीं होना है। यू कैन यूटिलाइज द सेम एक्सप्रेशन, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, वी कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन दैट रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, सेम बस आर की जगह रो। सेम वे आई कैन यूटिलाइज डेल्टा रो इज रो नॉट एल्फा डेल्टा टी। सो ईदर वेज इट्स फाइन फॉर अस। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास रेजिस्टेंस के हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेशन बेटा अपन किसके लिए भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। आई एम श्योर बेटा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करता है, आई गेस ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का कम होता है। दूसरा में ये ध्यान रखना है कि R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी या डेल्टा R बराबर R0 एल्फा डेल्टा टी। इसको तब यूज कर सकते हैं जब किसी एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता हो, दूसरे पे भी पता हो और अल्फा पूछ ले, या कोई भी एक अननोन अपने से पूछ ले। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस के साथ किया बेटा एग्जैक्टली वो का वो हम किसके लिए कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं।
क्लियर? सो आई एम श्योर बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो मैं साथ में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, आप 10 सेकेंड पॉज करके बस को ट्राई कर लेना एंड देन वी विल डिस्कस दैट एज वेल। और बस उतना ही अपन करेंगे अभी के लिए, मतलब अभी ये जो चल रहा है पॉइंट, इसके लिए एक बार पहले मैं एग्जांपल दे दूँ आपको। ठीक है बेटा, तो ये कोई ग्राफ है अपने लिए पास, है ना, कोई ग्राफ है अपने पास, दो अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं। ग्राफ किस किस के बीच में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमें ये गिवन है कि ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है। अपने को ये बताना है कि 1 और 2 में से टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, यानी कि क्या T1 ग्रेटर देन T2 होगा या T1 लेस देन T2 होगा। क्या पता इक्वल भी हो जाए, ठीक है। तो ये VI ग्राफ है, ऑफकोर्स कंडक्टर के लिए, ये हम खुद ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने को बताना है कि भाई इसमें 1 या 2 में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आप सबसे पहले तो ये पूरा कॉपी कर लो अच्छे से। कॉपी करने के बाद फिर आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद क्लास को रिज्यूम करना, ठीक है। तब तक पॉज करके अच्छे से कर लो, और जब आपका सॉल्व हो जाए देन यू गो फॉर द सोल्यूशन। मैं अभी इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो देखो, कॉपी करो बेटा अच्छे से। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा ना। देखो मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसके सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, अच्छे से ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक। हमें V और I का ग्राफ दिया हुआ है, करेक्ट बेटा। अगर कोई भी ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा, मान लो ये एंगल अपने पास कितना है, थीटा, ठीक। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो बेटा किसी भी ग्राफ का tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर में क्या है V, बेस में क्या है I, मतलब ये क्या बन गया V बाय I। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही होगी। अब tan थीटा बेटा अगर V बाय I बन जाता है तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाय I क्या हो जाएगा बेटा, R के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा R। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो tan थीटा है वो tan थीटा एक्चुअल में रेजिस्टेंस को डिपेंड कर रहा है। और मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो थीटा है वो किसका ज़्यादा है, 1 का ज़्यादा है, तो tan थीटा भी 1 का ज़्यादा होगा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। बोले यस सर। अगर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 से बड़ा, और tan थीटा खुद R पे डिपेंड कर रहा है, मतलब R1 ग्रेटर देन R2। अब रेजिस्टेंस अगर 1 का बड़ा हो गया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि R डायरेक्टली रिपोर्ट करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो इसका मतलब T1 ग्रेटर देन T2, यानी कि बेटा आंसर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ये सही है तो वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड। नहीं है तो लोड नहीं लेना है, सीख लो, समझ लो और आगे ध्यान रखना। अच्छा एक लास्ट टिप, कभी कभी V और I एक्सिस को इंटरचेंज कर देता है, यहाँ I और यहाँ V। तो ऐसे केस में जो tan थीटा बनेगा वो I बाई V बनेगा, वो 1 बाय R बनेगा। तो जो रिजल्ट हमने निकाले वो एग्जैक्टली उल्टे हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान देते हुए फिर आगे चलना है और अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि अगर I और V इंटरचेंज कर दिया तो फिर tan थीटा जो है वो 1 बाय R को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे में हो सकता है रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ ले, हो सकता है टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा कम है ये पूछ ले। तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन अपन आंसर कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो बेटा बेसिकली देखो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद अपन बस एक चीज़ और देख लेंगे, कार्बन रेजिस्टर्स, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो बस एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, पूरा समझ लो, एंड वंस इट इज डन देन विल मूव ऑन टू द कार्बन रेजिस्टर्स। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, आप अच्छे से कॉपी कर लो। ऑल राइट, so then now we are at carbon resistors। देखो बेटा कार्बन रेजिस्टर की अगर बात करें ना, these are actually color coded resistors। ये बहुत सारे जो सर्किट्स, आईसी और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कोई रेडियो खोल के देखोगे, ठीक है, या पुराना कोई मशीन खोल के देखोगे तो आपको चिप पे ना कुछ कलर्ड छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसे इसी तरह के वो मिलेंगे,
ठीक है, रेजिस्टर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स, उन पे ना कलर्ड रिंग्स बनी होती हैं, इनको कलर कोडेड रेजिस्टर्स बोला जाता है। और ये क्या होता है कि बस बड़े बड़े रेजिस्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बना देते हैं और कलर की हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक इस तरह का कोई डायग्राम दे दे, कलर्स दे दे, और हमें पूछ ले कि बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, उसके लिए टेबल आपको रटनी ही पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। तो देखो टेबल क्या है, मैं समझा देता हूं। टेबल ये है कि सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये ऑर्डर में दे रखा है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बी, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा लेते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, यहां सबसे पहले बेटा बी, बी, आर ओ वाई, ठीक। इसके बाद फिर आ जाएगा बेटा जी, बी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वी, जी, डी, डब्ल्यू, गोल्ड का, जी, सिल्वर, एन। ये आ गए 3 पार्ट में। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कई जगह तो होता है बी बी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय, फिर यहां पर बेटा अपन ना ऐसे लिखते हैं ऑफ, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट भारत, जैसी आपकी श्रद्धा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देता नहीं। और लास्ट में, ठीक है, ऑफ ग्रेट भारत और ब्रिटेन जो बोलना चाहिए, ठीक है, हैज़, ठीक है, हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। यहां पे एक और आ जाएगा, वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो ऐसे आप याद रख सकते हो खाली कलर की टेबल के लिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर देखो कंफ्यूजन कहां फंसेगा। मेरा काम आपको ये बताना है कि गलती कहां हो सकती है। तो अब कंफ्यूजन यहां फंसेगा बेटा कि एक तो ये 2 बार बी है, ठीक है, और एक ये 3 बी है। तो आप कलर की इंटेंसिटी से याद रखना, सबसे डार्क कलर कौन सा होता है, ब्लैक, फिर थोड़ा सा ब्राउन, और ब्लू रिलेटिवली उनसे कम डार्क होता है। ठीक हो गया। दूसरा कलर आपका फंसेगा, अगर अपन देखेंगे तो आई गेस जी, कहाँ गया बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, एक ये रहा जी और एक ये रहा जी। तो बेटा ग्रीन और ग्रे, ग्रे इज लाइक व्हाइटिश, तो सबसे पहले ग्रीन आएगा ज्यादा डार्क, फिर ग्रे आएगा। बाकी में तो आई डोंट थिंक कहीं पे कोई डाउट आएगा। तो ये भी आप देख लेना कि बेटा कौन से कलर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको इंटेंसिटी के ऑर्डर में याद रखना। अब टेबल कैसे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अपने पास बेटा कलर्स लिख दिए सारे, कलर्स के बाद दूसरे नंबर पे लिख दिया है नंबर, ठीक, यानी हर कलर का एक नंबर है, 0 से लेकर के कहां तक, 9 तक। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर भी कैसे शुरू होता है, 10, जितने नंबर है ना 10 की पावर लगा दो। जैसे 10 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरीके से। करेक्ट, मल्टीप्लायर, यानी नंबर को 10 के ऊपर चढ़ा दोगे तो मल्टीप्लायर आ गया। लास्ट में आता है बेटा टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है वो कलर पे याद रखना है। जैसे गोल्ड लिखा है तो 5%, सिल्वर लिखा है 10%, और स्नो कलर मतलब 20%। क्लियर, और ये प्लस माइनस होता है। टॉलरेंस मतलब कितना एरर हो सकता है अपर और लोअर दोनों साइड के ऊपर। तो अपने को नंबर, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस तीनों पता होने चाहिए, कलर की टेबल लिखनी आनी चाहिए। एक बार ये कर लिया, अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो ध्यान से सुनना कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कलर कौन सा है, रेड, ठीक है, सबसे पहला कलर अपने पास रेड है। रेड कलर की बात करते हैं तो देखो रेड का क्या है बेटा, नंबर 2 है। तो अब सबसे पहले मैं यहां लिखने जा रहा हूं रेजिस्टेंस इक्वल टू, तो रेड के लिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं। रेड के लिए बेटा अपने को यूज करना पड़ेगा नंबर, एन मतलब नंबर। तो देखो ध्यान से देखोगे तो रेड का नंबर कितना है अपने पास, 2, रेड 2। फिर उसके बाद ध्यान से सुनना, अगला कलर, अगला जो कलर है बेटा वो हमारे पास क्या है, येलो। येलो का भी क्या यूज करना है, नंबर। येलो का नंबर अपने पास कितना है, 4। तो यहां पर अपन लिख देंगे 4, 2 के साथ साथ 4 इनटू। थर्ड कलर की अगर अपन बात करते हैं, थर्ड कलर अपने पास कौन सा है बेटा, ये ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कलर को अगर देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, 3, ठीक है। 3 का मल्टीप्लायर देखना था अपने को, तो मल्टीप्लायर हो गया 10 की पावर 3। तो मल्टीप्लायर मतलब थर्ड कलर का मल्टीप्लायर,
ठीक, और यहाँ पर जब लिखने लगेंगे तो मल्टीप्लायर हो गया 10 की पावर 3 प्लस माइनस जो लास्ट कलर होता है बेटा उसका आता है टॉलरेंस। ठीक है, लास्ट ये कलर कौन सा दिख रहा है, गोल्ड। तो गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड का कितना हो गया बेटा 5%, यानी यहां पर अगर देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 5%। ये आ गया बेटा रेजिस्टेंस, समझे। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले जो दो कलर होते हैं, जब भी पहले दो कलर होंगे तो उनका तो नंबर ले लो और दोनों को साथ लिख दो। जैसे 2 और 4 था तो 24। थर्ड जो कलर है उसका क्या ले लेना अपने को, मल्टीप्लायर ले लेना है। और जो फोर्थ कलर है उसका क्या ले लेना है, टॉलरेंस। अगर फोर्थ में कलर नहीं है, कई बार केवल 3 रिंग्स होती है, मतलब दैट मींस फोर्थ कलर कौन सा होगा बेटा, नो कलर। और नो कलर के लिए कितना टॉलरेंस लेंगे, प्लस माइनस 20%। क्लियर। तो आई एम श्योर ये आराम से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एंड विद दिस मैं आज की क्लास रैप अप करता हूँ, राइट। और मैं अगली क्लास के अंदर बेटा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन लेके आऊँगा रेजिस्टर्स के, और उसको बहुत अच्छे से सुन के हुए समझना है, ध्यान देना है, और आज की क्लास को भी ध्यान देना है, सारी क्लासेस को ध्यान देना है, ठीक है। और बेटा इसको अच्छे से समझ लो, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो, मॉड्यूल्स के जो सेक्शन बने हुए हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। एंड वंस यू आर डन विद दैट देन विल मीट अगेन, ठीक है। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पॉज करके कॉपी कर लो एंड देन विल मीट अगेन, राइट। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।